नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। क्या दुनिया एक बार फिर इबोला वायरस के खतरे की तरफ बढ़ रही है और क्या भारत में भी इस वायरस को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। क्या कोविड सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित था या फिर इसका असर जो है अब वो धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। क्या आपने कभी किसी इंटरव्यू, एग्जाम या फिर स्टेज पर जाने से पहले पेट में अजीब सी हलचल महसूस की है, जैसे कि अचानक पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगी हो या फिर तनाव बढ़ते ही पेट दर्द, गैस, एसिडिटी और बार बार वॉशरूम जाने जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हो? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है और इसके बारे में बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इबोला वायरस को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है? जी हां, दुनिया के कुछ देशों में इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद भारत ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा की है। वहीं डीजीसीए ने एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के लिए क्या बदला है और कितना खतरनाक है इबोला वायरस? आइए समझते हैं आसान भाषा में। इबोला क्या है? इबोला एक बेहद खतरनाक वायरल बीमारी मानी जाती है जो संक्रमित व्यक्तियों के शरीर से फ्लूइड्स यानी कि खून, पसीना, उल्टी या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैल सकती है। इस बीमारी में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में तो ब्लीडिंग तक भी हो सकती है। यानी यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी इसके मामले बढ़ते हैं तो बाकी देश भी चिंता में आ जाते हैं। भारत सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं? इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक में खास तौर पर एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ाने, मेडिकल टीमों को अलर्ट रखने और संदिग्ध यात्रियों की जांच मजबूत करने पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। एयरपोर्ट्स पर क्या बदला है? अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग पहले से ज्यादा सख्ती से की जा रही है। खास तौर पर उन देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है जहां इबोला संक्रमण के मामले सामने आए हैं। एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग, हेल्थ डेस्क और मेडिकल जांच की व्यवस्था को एक्टिव कर दिया गया है। अगर किसी यात्री में बुखार या फिर संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत मेडिकल टीम के पास भेजा जाएगा। डीजीसीए ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, आइए अब जानते हैं। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों के मुताबिक यात्रियों की हेल्थ मॉनिटरिंग को गंभीरता से लिया जाएगा। हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना जरूरी होगा। यात्रियों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और स्वास्थ्य की जानकारी देनी होगी। एयरलाइन स्टाफ को संदिग्ध मामलों की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पर आइसोलेशन व्यवस्था और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। क्या लोगों को घबराने की जरूरत है? तो विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति प्रभावित देशों की यात्रा करके आया है और उसे तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी या फिर अन्य गंभीर लक्षण महसूस हो रहे हों तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। अब जानते हैं कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें, बीमार व्यक्ति के संपर्क से बचें, अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए एयरपोर्ट से हेल्थ सिस्टम तक को अलर्ट मोड में रखा गया है। जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में और सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर इबोला जैसे वायरस को लेकर सावधानियां ही सबसे बड़ा बचाव है। इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को हल्के में तो बिल्कुल भी ना लें। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। क्या आप जानते हैं कि कोविड के बाद अब युवाओं में एक ऐसी बीमारी तेजी से बढ़ रही है जो धीरे धीरे चलने फिरने तक को मुश्किल बना सकती है? जी हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्ट कोविड के बाद अब कई युवाओं में हिप जॉइंट से जुड़ी गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिनमें
एवीएन यानी कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस और हिप आर्थराइटिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आखिर एवीएन क्या है, कोविड के बाद इसका खतरा क्यों बढ़ रहा है और किन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आइए जानते हैं आसान भाषा में। क्या होती है एवीएन बीमारी? एवीएन यानी कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की हड्डियों तक ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या फिर रुक ही जाता है। जब हिप बोन तक सही तरीके से खून नहीं पहुंचता तो हड्डी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और खराब भी हो सकती है। अगर समय रहते इलाज ना हो तो मरीज को चलने फिरने में दिक्कत, लगातार दर्द और यहाँ तक कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। कोविड के बाद ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के बाद कई मरीजों को स्टेरॉइड्स दिए गए थे ताकि शरीर में सूजन और संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में एवीएन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा कोविड के दौरान ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं भी तेजी से देखी गई, जो हड्डियों तक ब्लड सप्लाई को प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि अब युवाओं में भी हिप डैमेज और आर्थराइटिस के मामले सामने आ रहे हैं। किन लोगों को ज्यादा खतरा है, आइए अब जानते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन लोगों को कोविड के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए, जो लंबे समय तक आईसीयू में रहे या जिनकी पहले से लाइफस्टाइल खराब रही, उनमें इसका खतरा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी भी जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसके क्या क्या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? शुरुआत में कई लोग इसे सामान्य दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर कूले यानी कि हिप में लगातार दर्द हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो या बैठने उठने में दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टरों से कंसल्ट करें, क्योंकि शुरुआती स्टेज में बीमारी पकड़ में आ सकती है तो इलाज भी आसान हो सकता है। इसका इलाज संभव है भी या नहीं, आइए अब जानते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर एवीएन शुरुआती स्टेज में हो तो दवाओं, फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस से स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में सर्जरी या फिर हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत तक पड़ सकती है। मरीजों को क्या करना चाहिए? अगर आपको कोविड के बाद लंबे समय से हिप पेन या फिर चलने में परेशानी महसूस हो रही है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है? खुद से पेन किलर्स ना लें, डॉक्टरों की सलाह के बिना स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें, नियमित एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड के बाद शरीर में होने वाले बदलावों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई समस्याएं धीरे धीरे सामने आती हैं और समय पर पहचान होने से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। कुल मिलाकर अगर हिप पेन लगातार बना हुआ है तो सिर्फ थकान समझकर इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि सही समय पर जांच और इलाज ही भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकता है। आइए शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा सेगमेंट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर, तनाव या फिर एक्साइटमेंट के समय में पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कि आपके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही हो? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि इसके पीछे पूरा साइंस छिपा हुआ है। दरअसल हमारा ब्रेन और गट यानी कि पेट आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। इसे ही वैज्ञानिक ब्रेन गट कनेक्शन या फिर गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। तो आखिर पेट और दिमाग का क्या कनेक्शन है? तनाव का असर सीधे पेट पर क्यों पड़ता है और क्या एंजाइटी होने पर पेट खराब होने लगता है? आइए समझते हैं आसान भाषा में। क्या है ब्रेन गट कनेक्शन? विशेषज्ञों के मुताबिक हमारे पेट में करोड़ों नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी कि ENS कहा जाता है। इसी वजह से गट को कई बार सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये सिस्टम हमारे दिमाग से लगातार सिग्नल्स लेता है और भेजता रहता है, यानी आपका मूड, स्ट्रेस और इमोशंस सीधे आपके डाइजेशन को प्रभावित कर सकते हैं। बटरफ्लाईज इन स्टमक क्यों महसूस होता है? जब आप नर्वस, एक्साइटेड या फिर एंग्शियस होते हैं तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके बाद शरीर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है, यानी शरीर खुद को किसी खतरे या चुनौती के लिए तैयार करने लगता है। इस दौरान ब्लड फ्लो पेट से हटकर शरीर के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ जाता है और पेट की मसल्स में हलचल महसूस होती है। इसी वजह से पेट में बटरफ्लाईज जैसा महसूस होने लगता है।
क्या एंजाइटी से पेट खराब हो सकता है? जी हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि स्ट्रेस और एंजाइटी का असर सीधे डाइजेशन पर पड़ सकता है। इसी वजह से कई लोगों को तनाव के दौरान पेट दर्द, ब्लोटिंग, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। कुछ मामलों में तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS जैसी समस्याएं भी मानसिक तनाव से जुड़ी हो सकती हैं। क्या गट हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है? नई रिसर्च में यह भी सामने आया कि गट और ब्रेन दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। यानी सिर्फ तनाव ही पेट को खराब नहीं करता, बल्कि खराब गट हेल्थ भी मूड और मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गट माइक्रोबायोम यानी कि पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी स्ट्रेस और मूड को प्रभावित कर सकते हैं। किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? अगर आपको अक्सर तनाव के समय पेट खराब होना, बार बार एसिडिटी, पेट में ऐंठन, भूख में बदलाव, लगातार डाइजेशन इश्यूज महसूस होते हैं, तो इसे सिर्फ सामान्य समस्या समझकर इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कई बार मेंटल स्ट्रेस और गट प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों के मुताबिक तनाव कम करने की कोशिश करें, अच्छी नींद लें, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें, हेल्दी डाइट लें, बहुत ज्यादा जंक फूड से बचें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों से सलाह लें। कुल मिलाकर गट फीलिंग और बटरफ्लाइज इन स्टमक सिर्फ कहावतें नहीं हैं, बल्कि ये आपके ब्रेन और गट के गहरे कनेक्शन का हिस्सा हैं। यही वजह है कि मानसिक स्वास्थ्य और पेट की सेहत दोनों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।